जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं धर्मदीप कुमार। आज हम लोग क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2013, 2012 और 2011 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चर्चा करेंगे। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और इससे पहले 2020 से लेकर 2015 तक का टोटल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। और एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, बेल आइकन दबा दीजिए, जिसके कारण आपको सारा अपडेट मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। आइए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मैंने एक सोचा है बात की, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है ना, मैं उसको पहले बता देता हूँ समझा कर, ठीक है। और लास्ट में एक लाइन से सारा क्वेश्चन करेंगे 2013, 2012, 2011, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इज, ठीक है। जैसा कि इस फिगर जो देख रहे हैं, इस फिगर में है ना, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा वो निकालना है। ऑप्शन है आपका 20/9 माइक्रोफराड, ऑप्शन बी है 9 माइक्रोफराड, ऑप्शन सी है 1 माइक्रोफराड और ऑप्शन डी है 1/9 माइक्रोफराड, ठीक है। तो देखिए भैया, आप लोग ना क्या कीजिए कि सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक। उसके बाद फिर देखिएगा, मैं वीडियो आगे की ओर करने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यही हमारा फिगर है, ठीक है। यही जो है हमारा क्या है, फिगर है दोस्तों, समझें। और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए बी के, है ना, अंतर्गत, समझें। तो देखिए आपको पता है कि जब कैपेसिटर जब पैरेलल में होता है तो उसका फार्मूला होता है क्या, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn। और जब वो किस में होता है, सीरीज में होता है तो क्या फार्मूला होता है, Cs बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट डॉट, समझें। और इसी को सॉल्व करेंगे ना ऊपर वाले फार्मूला को, तो क्या आ जाएगा, C बराबर C1 C2/C1 प्लस C2, ठीक है, समझे। ये भी आपका सीरीज का ही फार्मूला होता है, ठीक। ये सब फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये तीनों फार्मूला जो भी ऊपर देख रहे हैं, इस तीनों फार्मूला को आप याद रखेंगे, समझें। चलिए आते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका 3 माइक्रोफराड है और ये जो आपका 2 माइक्रोफराड है, ये दोनों जो है वो पैरेलल में है। किस में है, दोनों ये पैरेलल में है, समझे। तो पैरेलल में 3 माइक्रोफराड एंड 2 माइक्रोफराड आर इन पैरेलल, ठीक है। तो Cp बराबर क्या हो जाएगा, Cp बराबर हो जाएगा आपका 3 है प्लस 2, C1 प्लस C2 यानी 3 प्लस 2 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया, समझे। कितना हो गया, 5, ठीक। तो ये दोनों मिलकर जो है 5 हो गया। इस फिगर में देखिए दोनों मिलकर 5 हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट फिगर बना देंगे। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया 5 माइक्रोफराड। कितना हो गया, 5। और इधर 4 है ना, ये 4 माइक्रोफराड, समझ में आया। अब ये दोनों किस में हो गया, अब ये दोनों जो है आपका दोस्तों किस में हो गया, अब ये दोनों जो है वो किस में हो गया, सीरीज में हो गया। किस में हो गया, सीरीज में, समझें। और सीरीज का क्या फार्मूला होता है, सीरीज का फार्मूला होता है CS बराबर C1 C2/C1 प्लस C2, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो हमारा C1 कितना है, C1 कितना 5 और C2 कितना 5 × 4, है ना। और C1 C2 यानी 5 + 4, 5 + 4, समझ में आया, है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। कितना आएगा मेरे दोस्त, 5 4 जा 20, 20 अब 5 4 कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक। यही आपका आंसर हो गया, समझ में आया। कौन सा आंसर हो गया, 20/9, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 20/9, ठीक है ना, देख रहे हैं। चलिए देखिए, तो इसका जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20/9, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, समझ में आया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इफ़ इट इज़ चार्ज विथ 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगी। 36 पाई × 10⁴
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 36 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 36 पाई इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, 36 पाई इंटू 10⁻⁻�6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है क्या? चलिए दोस्तों, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए कि कौन सा इसका होगा। ठीक, हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, आइए देखिए क्या है कि आपका फार्मूला जो होता है मेरे दोस्त, तो क्या होता है फार्मूला आपको पता है? फार्मूला क्या होता है आपका? फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। चार्ज कितना है? तो 10 माइक्रोकूलम है। अब 10 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या बोलिए, क्या करना पड़ेगा? 10⁻⁻�6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होता है, इस 10 पे पावर 1 है, समझे? तो 1 और -6 जब ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? -5। तो ये -5 कूलम हो गया। ठीक, अब 5 बराबर क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो इधर आइए बाबू, 5 बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। समझ में आया? अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कितना वैल्यू होता है? 9 इंटू 10⁻9 होता है, समझे? तो अगर 4 पाई को हम उधर लेकर जाएंगे, उस तरफ लेकर जाएंगे, तो 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा? अगर ये 4 पाई उधर जाएगा तो 9 4 जा 36, कितना? 36 पाई। कितना पाई? 36 पाई इंटू 10⁻9 हो जाएगा। हो जाएगा 36 पाई इंटू 10⁻9। समझे ना? देखिए ना, यहाँ पर सॉल्व किया हुआ देखिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन बराबर 9 इंटू 10⁻9, तो 1/एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई जब उधर जाएगा तो 9 4 जा 36 पाई इंटू 10⁻9, समझे? तो यहाँ देखिए 5 बराबर है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू का वैल्यू 10⁻⁻5 और इधर 1/एप्सिलॉन नॉट जो बच गया उसका वैल्यू कितना है? 36 पाई इंटू 10⁻9। नहीं समझे? देखिए क्यू, इसको 5 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन लिख सकते हैं, 1/एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? तो देखिए 5 का वैल्यू कितना है? यहाँ देखिए 5 का वैल्यू कितना है आपका? क्यू का वैल्यू कितना है? 10⁻⁻5, समझे? और आपका जो ये 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है? 36 पाई इंटू 10⁻9, है ना? समझ में आया? तो क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा बताइए ना? 36 पाई 10⁻5 और 10⁻9 दोनों जगह ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? इंटू 10⁻4। समझ में आया? क्या हो जाएगा? 10⁻4 हो जाएगा। समझे ना बाबू? तो कितना हो गया? 36 पाई इंटू 10⁻4, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रही बात? चलिए देखिए, तो 36 पाई इंटू 10⁻+4 यही आंसर होगा। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा बताइए? ABCD कौन सा हो जाएगा? 36 पाई इंटू 10⁻4 कौन सा हो जाएगा इसका? 36 पाई इंटू 10⁻4, है ना? यानी कि 2 नंबर जो है, 2 नंबर का A हो गया। कौन सा हो गया? A हो गया। समझ में आया? कौन सा हो गया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर A सही है। 36 पाई इंटू 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 स्टैट कूलम बराबर डैश कूलम। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 1 स्टैट कूलम बराबर होता है 1 कूलम बराबर होता है आपका कितना पता है? 1 कूलम बराबर होता है 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम। समझे? कितना? 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम। ठीक है, 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम। कौन चीज़? देखिए 3 इंटू 10⁻9, ठीक है, बराबर होता है स्टैट कूलम, STSC स्टैट कूलम बराबर क्या होता है? 1 कूलम। समझ में आया? कोई दिक्कत है भैया? आगे देखिए, अगर हम यहाँ पर 1 स्टैट कूलम कर दे, 1 स्टैट कूलम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 10⁻9, यही ना हो जाएगा भाई? समझ में आ रहा है? यही हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए अब इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? 1/3 इंटू क्या लिखेंगे दोस्तों? देखिए ना,
क्या हो जाएगा 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम। समझे, कोई दिक्कत? तो 1 स्टैट कूलम बराबर कितना हो जाएगा, इधर 1 स्टैट कूलम इधरे छोड़ देंगे, 1 स्टैट कूलम इधरे छोड़ देंगे, इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना कूलम हो जाएगा। अब भैया क्या करेंगे इसमें, अब देखिए क्या करेंगे, तो 1/3 इंटू 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो कितना -9 हो जाएगा, यही हो जाएगा 1 स्टैट कूलम बराबर। ठीक, 1 स्टैट कूलम बराबर 1/3 इंटू 10⁻⁹ समझ में आया ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी, 1/3 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन करते हैं, फिर सॉल्व करने वाला आ गया बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी के बीच में जो है आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ऑप्शन है 4 माइक्रोफराड, ऑप्शन बी है 4/3 माइक्रोफराड, ऑप्शन सी है 3 माइक्रोफराड और ऑप्शन डी है 2/3 माइक्रोफराड। ठीक है, इसका निकालिए। आइए निकालते हैं दोस्तों। ये जो घसा घुसा उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, घसा घुसा उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आइए बनाते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऊपर वाला जो 4 माइक्रोफराड है ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। किस में है, सीरीज में है, समझे ना, किस में है, सीरीज में। तो क्या होगा, CS बराबर क्या होता है, CS बराबर आपको पता है ना, CS बराबर क्या होता है, C1C2/C1 + C2 होता है कि नहीं होता है, C1C2 है ना। क्या होता है CS बराबर फार्मूला C1C2/C1 + C2 होता है, ये सीरीज का फार्मूला होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा CS बराबर, यहाँ देखिए C1C2 यानी 4 × 4/4 + 4 हो जाएगा। तो 4 × 4 16 और 4 + 4 कितना 8 हो जाएगा। अब इस 8 से 16 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफराड। कितना हो गया 2 माइक्रोफराड। यानी इस दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया। एक सेकेंड भैया, मैंने इस दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया मेरा 2 माइक्रोफराड। कितना आ गया 2 माइक्रोफराड। कोई दिक्कत है, कितना आ गया 2 माइक्रोफराड, समझे, कितना 2 माइक्रोफराड। कोई दिक्कत है, चलिए आइए आगे की ओर करते हैं काम हम लोग, आगे की ओर करते हैं काम हम लोग। ठीक है, अब ये जो है आपका कितना आ गया 2 माइक्रोफराड ही आ गया। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका ये 2 है, ये 2 और ये 2 दोनों मिलके क्या है, ये CP है, मतलब पैरेलल में है। तो पैरेलल में CP बराबर क्या हो जाएगा C1 + C2, यानी 2 + 2 कितना हो गया 4 माइक्रोफराड। कितना हो गया 4 माइक्रोफराड। अब ये दोनों हमारा निकल गया, ये दोनों निकल गया। तो देखिए इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये 4 माइक्रोफराड का, फिर ये 4 माइक्रोफराड का, ठीक है, अब फिर ये 4 माइक्रोफराड का सारा जो है आपका कितना है 4 है, 4 भी है, 4 भी है, 4 भी बन गया। नहीं, लास्ट कॉम्बिनेशन तो आपको पता है जब सीरीज में हो, सेम हो, तो 3 गो है तो C/3 इसका हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा CS बराबर C/3। ठीक है, C/3 हो जाएगा। तो C कितना 4 है, 4/3 हो जाएगा माइक्रोफराड। कितना हो जाएगा 4/3 माइक्रोफराड। तीनों का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 माइक्रोफराड, यानी कि 4/3 माइक्रोफराड आपका आंसर हो गया। समझे, कौन सा आंसर हो गया 4/3 माइक्रोफराड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए ये दोनों आपका किसी में है, ये जो दोनों आपका है वो किस में है, सीरीज में है, सीरीज में है, किस में है, सीरीज में। समझे, तो सीरीज में क्या होगा C1C2/C1 + C2, तो इस प्रकार से कर लिए। ठीक, तो ये ऊपर वाले दोनों का काम हो गया। अब ये 2 माइक्रोफराड बचा हुआ है तो इस दोनों को जो है हम ऐड कर लेंगे, इस दोनों को जो है ले लेंगे। इस दोनों को जब हम लेंगे तो कितना हो जाएगा CP में 2 + 2 4 माइक्रोफराड। अब ये 4 और ये 4, समझे, और ये भी आपका कितना आया, ये भी जो आपका 4 आया, कितना आया 4 आया। समझे, तो 4 और 4 और 4, ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे, सीरीज में है। और सीरीज में अगर सेम हो तो फार्मूला होता है CS बराबर C/3। 3 गो है तो 3 से डिवाइड, 4 गो रहता है तो C/4। अगर सेम हो तब तो CS बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों C/3, यानी कि 4/3 माइक्रोफराड। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा है, ठीक, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, सो बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे का क्वेश्चन हमारा है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है 1.8 × 10⁻11
सी पर के जी, 1.8 इंटू 10⁻19 सी पर के जी, 1.9 इंटू 10⁻10 सी पर के जी, या कोई नहीं। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जो है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, समझे, उसका फॉर्मूला होता है, आप निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए दोनों को, निकल जाएगा। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो गया, ऊपर में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और नीचे क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 9.9 है यहाँ पर, 9.9 है ना बाबू। देखिए भैया ये जो है आपका पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, दोनों में पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, और इंटू 10⁻19 है, नीचे जो है 10⁻31 है, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो 31 प्लस में हो जाएगा, समझे। और ऊपर 16/91 बच गया, कितना बाई 91 बच गया, 16/91 बच गया। अब इसको बाबू अगर आप करेंगे ना तो 19 और 31 -19 31 दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आएगा, 12, तो 10⁻12 हो गया, 16/91, समझे। 12 में से एक ठो जो है वो 10⁻11 छोड़ देंगे, एक और 10 इसमें देंगे तो 160 हो गया, 160/91। और 91 से जब आप डिवाइड करेंगे ना भैया, 91 से जब आप डिवाइड करेंगे, देखिए ना डिवाइड किए हैं, 91 से 160 में डिवाइड कीजिएगा तो 175 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 175। तो कितना आंसर हो जाएगा, 1.75 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना हो जाएगा आंसर। ठीक, लेकिन आंसर में दिया हुआ है क्या, 1.8 करके दिया, 1.75 नहीं दिया हुआ, तो 1.8 वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, कौन सा आंसर हो जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻11 है ना, कूलम पर केजी, समझे, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आया है ना, 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, समझे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द चार्ज ऑन प्लेट एक्स इन द गिवन फिगर। ठीक है ना, चार्ज ऑन प्लेट एक्स इन द गिवन फिगर, समझे, एक्स वाई है, एक्स वाई। ठीक है, इस प्लेट पर कितना चार्ज है वो निकालना, 20 माइक्रोकूलम -20 माइक्रोकूलम, समझे, 0 या 10 कूलम। ठीक है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों आपको पता है इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 20 है, ये 10 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी बराबर कितना हो जाएगा, 20 - 10 यानी कि 10 वोल्ट हो गया। और आपको पता है ना Q बराबर क्या होता है भैया, CV होता है। क्या होता है, CV। तो कितना माइक्रोफराड है, 2 माइक्रोफराड है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा बाबू, 20 माइक्रोफराड हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, 20 माइक्रोफराड। ठीक, कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोफराड। ठीक, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 माइक्रोफराड। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 20 माइक्रोफराड। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर अब आपका न्यूमेरिकल टाइप जो भी क्वेश्चन था हम लोगों ने कर लिया, अब बारी बारी से करते हैं सबको, मतलब कि आपसे पूछते हैं, आप बताइए, कॉपी में लिखिए। ठीक है, आइए, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या हो जाए। ठीक है दोस्तों, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इज, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी, बताइए कौन सा होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20/9 माइक्रोफराड। ठीक है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 2 का कौन सा हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इफ इट इज चार्ज विथ 10 माइक्रोकूलम, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा। इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, आइए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट कौन सा होगा दोस्तों, बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट कौन सा होगा। इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन नंबर डी भी सही है ना, वोल्ट मीटर इनवर्स, समझे, दोनों सही है। ये मल्टीपल करेक्ट आंसर है, मल्टीपल करेक्ट टाइप आंसर है। ठीक है, एक से ज़्यादा सही वाला। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ई सही है। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो न्यूटन कूलम इनवर्स भी होता है, साथ में वोल्ट मीटर इनवर्स भी होता है। ठीक, दोनों होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, सॉरी ई जो है आपका सही है। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए अब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गया। द अपर, इस स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन रहेगा। पहला ऑप्शन क्या है कि बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या है कि दोनों कथन सही है ना, परंतु कथन 2 1 की व्याख्या नहीं है, ठीक। तीसरा कथन है कि कथन 1 सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा गलत है, ठीक। और लास्ट है कि पहला गलत है और दूसरा जो है वो सही है, ठीक। इस प्रकार से इसको कथन कारण प्रश्न भी कहते हैं या स्टेटमेंट रीजन टाइप क्वेश्चन कहते हैं, ठीक। तो इसमें आपको जो दिया गया है क्वेश्चन देखिए, ठीक है दोस्तों। तो पहला स्टेटमेंट है द अपर एंड ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर फिटेड ऑन रूफ ऑन अ बिल्डिंग इज पॉइंटेड। भवन की छत पर लगे त्वरित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला रहता है। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ द डन टू इंक्रीज द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। आवेश का पृष्ठ घनत्व बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, समझे। तो ये दोनों बात आपका सही है, ठीक है ना, दोनों बात सही है। साथ में जो है पहला ऊपर जो बता रहा है कि छत पर त्वरित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला होता है ना, तो नुकीला क्यों होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, समझे। तो दोनों सही है ना। और क्या कर रहा है ना, दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, ठीक। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। दोनों सही है, ठीक है। और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, ठीक, समझे। दोनों कथन सही है और ये जो है ना ये दोनों सही है, समझे। और ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 नंबर भी भैया यही है, 5 नंबर भी स्टेटमेंट टाइप है। इफ़ अ बॉडी इज निगेटिवली चार्ज्ड इट्स मास स्लाइटली इंक्रीजेज। किसी वस्तु को ऋणावेशित करने पर उसके द्रव्यमान में अल्प वृद्धि होती है। क्या बात ये सही है, आपको पता है क्या ये बात सही है ना। दूसरा टू चार्ज अ बॉडी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन, है ना। आवेशन की क्रिया इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होती है। क्या ये सही है, बताइए दोस्तों, बताइए। बोथ स्टेटमेंट कौन सा होगा बताइए। देखिए दोस्तों ये जो है आपका है इफ़ बॉडी इज निगेटिवली चार्ज इट्स मास स्लाइटली इंक्रीजेज, ठीक है। निगेटिवली चार्ज होने पर मास जो है इंक्रीज करता है, ये बात सही है। टू चार्ज ए बॉडी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन। आवेशन की क्रिया इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होती है, ये भी बात सही है। लेकिन दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों सही है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। यानी दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है, ठीक। मैंने इसको एक ही बार लिखा है, दूसरी बार नहीं लिखा है, आप इसी में समझिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है, समझे। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दोनों कथन सही है, ठीक है, लेकिन 2 जो है 1 का व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 1 स्टार्ट कूलम कितना होगा बताइए, मैंने आपको बताया है। कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 1/3 × 10⁻⁹, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। मैंने इसका भी बताया है, क्या होगा बताइए। आप अपने कॉपी में लिखिए फिर बाद में मिलाइएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 4/3 माइक्रोफराड। ऑप्शन नंबर बी 4/3 माइक्रोफराड, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, है ना, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र डैश होता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, बोथ एंड बी नोट। कंजर्वेटिव होता है संरक्षी या असंरक्षी, दोनों होगा कि कोई नहीं होगा बताइए, कौन सा होगा दोस्तों। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1 कूलम चार्ज बराबर डैश ESU। देखिए ESU का जो मतलब होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, विद्युत स्थितिज यूनिट मात्रक, ठीक है, समझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 1 कूलम चार्ज बराबर डैश ESU, ठीक है, 1 कूलम आवेश बराबर डैश ESU। कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका, 3 × 10⁹, 9 × 10⁹, 8.85 × 10⁻12 नॉट। कौन सा हो जाएगा इसका, हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁹, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, कौन सा हो जाएगा इसका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.8 × 10⁻11 है ना, कूलम पर kg, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द चार्ज ऑन प्लेट एक्स इन द गिवन फिगर, इस पर कितना चार्ज होगा मैंने अभी निकाला है, ठीक है, कौन सा होगा बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 माइक्रोकूलम। कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोकूलम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन चार्ज ऑन इट्स प्लेट, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन चार्ज ऑन इट्स प्लेट। एक संधारित्र की धारिता उसके प्लेट पर आवेश बढ़ने के साथ बढ़ती है, क्या ऐसा होता है, बताइए क्या ऐसा होता है, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो आपका कैपेसिटेंस बन कर आता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, उसमें चार्ज बढ़ाने पर ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब आपका जो घर बना हुआ है, एक जगह है बैठने की जगह है, वहाँ पर जितना आदमी का बैठने का जगह होगा उतना ही ना आदमी बैठेगा, कि आदमी आने से आपका घर का जगह स्पेस बढ़ जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है कि चार्ज इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, गलत है। दूसरा जो है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये एकदम सही है, ठीक है ना। पोटेंशियल जो है चार्ज बढ़ने से बढ़ता है, समझ में आया, ये सही है, यानी कि इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखिएगा ऑप्शन नंबर डी का मतलब ये है, ऑप्शन नंबर डी का मतलब ये है कि 1 जो है आपका वो गलत है ना, 2 जो है वो आपका सही है, ठीक। ये है कथन 1 असत्य है और दूसरा जो है वो क्या है, सत्य है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, समझ में आया। स्टेटमेंट है ना 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है, यही तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज आर स्केलर क्वांटिटी, जिनमें से कौन सी राशि या राशियाँ अदिश है, कौन सा अदिश है बताइए, 6 का कौन सा है बताइए। चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है, कौन सा सही है आपका। देखिए ये मल्टीपल करेक्ट टाइप है, इसमें एक से ज़्यादा सही होगा, ठीक, एक से ज़्यादा सही होगा। देखिए दोस्तों इसमें आपको चार्ज भी जो है वो क्या है आपका अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। कैपेसिटेंस जो है वो भी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, और पोटेंशियल भी अदिश राशि है, समझ में आया। तो ये तीनों का तीनों सही है, तीनों का तीनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही, ऑप्शन नंबर बी भी सही, ऑप्शन नंबर सी भी सही, यानी कि ए बी और सी है ना, सब सही है, समझ में आया। ऑल आर करेक्ट, मतलब ए बी सी करेक्ट है, डी नहीं, ए बी सी जो है वो करेक्ट है, समझ में आया, कोई दिक्कत, समझे। चलिए तो चार्ज भी, कैपेसिटेंस भी, पोटेंशियल भी, आवेश, धारिता, विभव, तीनों का तीनों स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व कितना होता है पता है दोस्तों। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद कर लीजिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², यही होता है आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, समझे, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए इस प्रकार से ये लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रकार से हम लोगों ने आज क्या क्या किया, 2013, 2012 और 2011
का जितना भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था उस सारे का मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है ना। और अभी तक मैं 2020 से स्टार्ट किया था, 2020 से लेकर, और अभी तक मैं आपको क्या है कि 2011 तक करवा दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में 2010 और 2009 मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है ना, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। जय हो।